अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करने वाले हो ना तो ये वीडियो को देखे बिना बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिस वजह से जब आप इंश्योरेंस को क्लेम करने जाते हो तो आपको पैसा नहीं मिलता है एंड आपको ही पैसा भरना होता है आपके इलाज का। इससे अच्छा है कि ये पॉइंट आप ध्यान रखना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये सारे पॉइंट मैच हो तभी इंश्योरेंस लेना, उसके अलावा बिल्कुल मत लेना। और अगर आपके पास पहले से इंश्योरेंस है तो इस वीडियो को किसी को शेयर कर दो और आप भी देखो क्या आपने ये गलती तो नहीं की है, और अगर आपने गलती की है तो बाद में उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो है कितना कवरेज अमाउंट दिया गया है, यानी कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कितना पैसा तक आपको जो है हॉस्पिटल में फ्री इलाज मिलने वाला है इंश्योरेंस की ओर से। ठीक है, कहीं पे 5 लाख होता है, कहीं पे 10 लाख होता है। अगर हो सकता है आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में चले गए जहाँ बिल आपके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और आपने 5 लाख का ही कवरेज ले रखा है, तो 5 लाख के ऊपर जितना भी बिल बनेगा वो आपको खुद देना पड़ेगा। और उस समय अगर आपके पास पैसा हो नहीं हो, ये बर्बादी का टाइम होता है, इसलिए आपको हमेशा जितना ज़्यादा होगा उतना बेस्ट रहेगा। अगर आपकी इनकम अच्छी खासी है तो आप 15-20 लाख का भी ले सकते हो, लेकिन मिनिमम जो आपको चाहिए 10 लाख का चाहिए, और 10 लाख का है तो ये बहुत बहुत है मेरे हिसाब से। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये फिर भी आपका दिल नहीं मानता था, 15 लाख तक का भी ले सकते हो। अब कवरेज अमाउंट का मतलब यही हुआ कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कितना पैसा वो देने वाले हैं आपको इलाज करने के लिए। ठीक है, हॉस्पिटल का बिल जब तक 10 लाख बनेगा, 10 लाख का कवरेज है, तब तक वो पैसा देंगे। 10 लाख के ऊपर बनेगा तो फिर आपको पे करना पड़ेगा एक। तो ये चीज़ है, उसका भी ट्रिक बताऊंगा, देख के जाना कैसे क्या करना है। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको 10 से 20 लाख तक का होना चाहिए। अगर आप बड़ी सिटी में हो, मेट्रो सिटी में हो, तो 15 लाख के आसपास मान के चलो। बाकी 10 लाख मेरे हिसाब से है ना, फिर 10 से कम बिल्कुल नहीं लेना है आपको। ये चीज़ को ध्यान रखना। कोई भी इंश्योरेंस आपको बेच रहा है उसको यही पहला क्वेश्चन होना चाहिए आपका, कितना कितना मिलेगा आपका कवरेज, ये आपको पूछना है। दूसरी चीज़ आती है रूम लैंड रेंट लिमिट। अब ये क्या चीज़ है, पहले समझो चीज़ों को। अब आप चले गए हॉस्पिटल, ठीक है, और आपका इंश्योरेंस है। अब जब रूम का आता है ना, एक वार्ड मिलता है, वार्ड में पड़े रहो आप लोग, या एक पर्सनल रूम मिल रहा है, तो क्या होता है ना कि कहीं पे 2,000 की लिमिट दे दी। ठीक है, 2,000 तक का रूम जो है इंश्योरेंस वाले देंगे, उसके ऊपर का रूम बना तो फिर आपको अलग से देना है, तो वो दिक्कत है। तो आपको वहाँ पे क्लियर करना है कि सर मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, लेकिन रूम का जो रेंट है ना उसका कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। अगर 10,000 का रूम भी है वहाँ पे तो वो भी मुझे फ्री मिलना चाहिए। अगर 1 लाख का है तो भी फ्री मिलना चाहिए, 500 का है तो भी फ्री मिलना चाहिए। कोई भी रूम का लिमिट नहीं होना चाहिए। जो मेरा मन होगा, जो मुझे बेस्ट लग रहा होगा, उस रूम में मैं रुकने वाला हूँ। ठीक है, ये आपको बोलना है, क्लियर है। तो मतलब ये होता है। बट इसमें भी एक लिमिट होती है कि 5,000 कम से कम आप लेके चलो, 5,000 की लिमिट होती है, कि 10 की होती है, लेकिन आप अनलिमिटेड वाला लो, कोई लिमिट नहीं चाहिए सर। जो भी रूम बेस्ट होगा, वहाँ का जो बेस्ट लगेगा वही मैं लेने वाला हूँ, यह आपको बोलना है। ठीक है, क्लियर है। फिर आती है उसके बाद नेटवर्क कितना है हॉस्पिटल्स का। आप जहाँ रहते हो उस सिटी में कितनी हॉस्पिटल है जहाँ पे आपका इलाज होने वाला है। दूसरी चीज़, आप मेट्रो सिटी में आसपास देख लो, बड़े सिटी में देख लो, कौन कौन से हॉस्पिटल है जहाँ पे इलाज होने वाला है, वो आपको ध्यान रखना है। जो आपके सिटी की टॉप हॉस्पिटल है वो उसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है, वो आपको देखना है। वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। इसके अलावा था कैशलेस फैसिलिटी का। ठीक है, अब कैशलेस में क्या होता है कि जितना भी बिल बनता है ना, आप अपना बस वो बता दोगे, कार्ड आपका काम हो गया। वहाँ पे कैश जमा करने वाला सीन नहीं होना चाहिए कि आप पहले जमा करा लो और उसके बाद जो है आपको पैसा वापस मिलेगा। वो चीज़ें नहीं चाहिए भाई। आप बोलो भाई मैं तो भाई बिल्कुल जाऊँगा ऐसे ही, जैसे तबीयत खराब हुई तुरंत कुछ भी होता है, भगवान करे ना हो, और आप जितना इंश्योरेंस का पैसा लगा वो सब आपका व्यर्थ हो, बेकार हो, वही सबसे गुड है हम लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पैसा लगाया और आप चाहो कि यार मैं यूज करूँ पैसा, हर साल जाके मैं इलाज कराऊँ, तो वो फिर क्या है, आपका शरीर खराब होता है उससे। ठीक है, वो चीज़ें तो भगवान तेरा में काम ही ना पड़े। लेकिन कितना भी बिल बन जाए, लाख बने 10 लाख बने, आपको कोई भी कैश पैसा नहीं देना पड़े, ऑटोमेटिक हो सब वो लोग करें और कैशलेस हो सारा। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, इसके अलावा पांचवी चीज़ आती है वो है वेटिंग पीरियड। अब ये चीज़ ध्यान से समझना। अब कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसके वेटिंग पीरियड 2 साल, 4 साल, 5 साल होता है, यानी कि कैंसर धीरे धीरे हो रहा है या छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो उसमें क्या बहुत टाइम लगता है चीज़ें होने में। ठीक है, मतलब आज आपने ली तो उसका कवरेज 3 साल बाद से चालू होगा, तो 3 साल के बीच में कुछ हो गया था, आपका कैंसर तो बेकार हो गया, आपका पैसा तो बेकार हो गया। ठीक है, तो उसलिए आपको देखना है कि कम से कम वेटिंग पीरियड हो। कैसा हो सकता है कि किसी में वेटिंग पीरियड नहीं हो? बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि हर कंपनी में एक वेटिंग पीरियड होता है। आज आपने इंश्योरेंस लिया तो कुछ बीमारी 2 साल बाद दिखती है, तो 2 साल के बाद से ही वो काउंटिंग होगी। अगर कोई बीमारी 2 साल पहले शुरू हुई है और आज आपने इंश्योरेंस ले लिया है और आज से वो सो होने लग गया, आप यूज करोगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए वो 2 साल 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है, वो सबसे कम होना चाहिए। ठीक है, 1 साल 2 साल होना चाहिए। वैसे भी आप एक मैं आपको खुलेआम सजेशन दूँ, कोई भी इंश्योरेंस लोगे ना तो लगभग सही होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो अब वो लोग इतना फ्रॉड नहीं कर सकते जो पहले हुआ करता था। ठीक है, फिर आता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है
आपके ऊपर पहले से दिक्कत चल रही है तो उस दिक्कत को भी आप इंक्लूड कराएं, बता दें वहाँ पर, ठीक है। आप ये मत कहो कि नहीं बताएं। मैंने केसेस देखा था जहाँ हमारे पड़ोसी का इंश्योरेंस हुआ था, तो जब उनका टाइम आया इंश्योरेंस क्लेम करने का, वो कई सालों से इंश्योरेंस भर रहे थे, लेकिन जब उनका टाइम आया, बीमार हुए, जब हॉस्पिटल में गए, एडमिट हुए और जब बिल देने की बारी है तो इंश्योरेंस वालों ने डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने बोला कि जो इंश्योरेंस हुआ है वो आपका इस साल हुआ है और ये जो बीमारी है डॉक्टर्स के हिसाब से 2 साल पहले की है, ठीक है। तो अब ये बीमारी आपने हमें नहीं बताई तो आपका इंश्योरेंस नहीं। तो वहाँ पे सारा पैसा उनको खुद देना पड़ा था। ये गलती आप बिल्कुल ना करें। जो भी आपकी दिक्कत है आप बोल दो कि भाई मुझे सर दर्द होता है, मेरा ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, हर एक चीज़ आप बता दो ताकि आप सही रहोगे। बताने से क्या होगा, क्या इंश्योरेंस नहीं मिलेगा आपको? इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम आपका ज़्यादा आएगा। कहीं मान लो 10,000 का इंश्योरेंस सारा 11,000 का आ जाएगा, 12,000 का आ जाएगा, लेकिन 1,000-2,000 बचाने के चक्कर में चिटिंग ना करें वहाँ पर, क्योंकि बाद में पैसा लेना होता है, ठीक है। इसलिए अच्छी कंपनी चुने ताकि पैसा लेने में दिक्कत नहीं आए। फिर आती है को पेमेंट क्लोजर। अब क्या होता है ना, जैसे 1 लाख का बिल बन गया, ठीक है, तो बोलेंगे कि यार 20,000 आप दे दो, ठीक है। मतलब कुछ परसेंटेज आपको देना पड़ेगा क्लेम करने के लिए, वो नहीं होना चाहिए। बोलो भाई मैं कुछ नहीं दूंगा, जो भी होगा आपको देखना है सारा सब कुछ, ठीक है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट भी आपको देखना होगा। मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कि 0% होना चाहिए भाई, या तो बहुत कम हो कि भाई 1 लाख का बिल बनना 500 देने तो खुद दे देंगे, या ऐसा हो कि भाई हो ही ना, ठीक है, नहीं हो सबसे बेस्ट है, तो को बननी चाहिए। फिर चाहिए सब लिमिट, इसका ध्यान, इसके बारे में लोग बताते नहीं आपको। अब सब लिमिट क्या चीज़ है, अब कोई भी बीमारी हो गई, अगर आपको बाई चांस बुखार आता है तो बुखार के ऊपर सिर्फ 10,000 का बिल ही वो इंश्योरेंस वाले रखेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, जैसे आपका कुछ भी मतलब माइग्रेन हो गया, कोई भी आपको छोटी मोटी दिक्कत हो गई, तो उस दिक्कत का जो है इतना ही इलाज वो कराएंगे, उसके बाद वो इलाज नहीं कराएंगे। अगर ऐसा है तो फिर दिक्कत है। बोलना कि किसी भी बीमारी के ऊपर कोई लिमिट तो नहीं है, ये उनको जरूर पूछ लेना, ठीक है। नो लिमिट, लिमिट नहीं चाहिए, बात खत्म। फिर एक चीज़ चाहिए, अगली प्रॉब्लम हो सकती है, वो आता है डे केयर प्रोड्यूसर। अब इसमें क्या होता है, अब बिल को क्लेम करने के लिए आपको लगभग 24 घंटे से ज़्यादा क्या होता है, आपको हॉस्पिटलाइज होना होता है। हॉस्पिटलाइज मतलब आपको भर्ती होना होता है, और भर्ती हर समय नहीं होना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसी बीमारी होती है डायलिसिस वगैरह जो एक दिन में हो जाती है, तब भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस समय फिर जो है आपको अपना खुद का पैसा देना होता है। इसलिए आप हमेशा पूछिए कि क्या इसमें डे केयर ट्रीटमेंट है या नहीं है। अगर डे केयर ट्रीटमेंट है तभी आप उसको ले, अन्यथा दूसरा वाला ढूंढे, कोई कमी नहीं है इंटरनेट पर, ठीक है। मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है सबका। अब इसके बाद क्या होता है, एक ध्यान से देना चीज़ें। अब आता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अब ये क्या होता है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। अब प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब ये होता है कि भाई अभी जैसे आप हॉस्पिटल से निकल के घर पे आ गए, ठीक है, उसके बाद के खर्चे, दवाई ला रहे हो, मतलब 2-3 महीने दवाई चली, उनका पैसा कौन देगा भैया, ठीक है। और कोई चेकअप जा रहे हो, फॉलोअप के लिए जा रहे हो तो कौन देगा, ड्रेसिंग के लिए जा रहे हो कौन देगा, तो वो सारा चीज़ उसमें होना चाहिए। तो वो 180 डेज़ का होना चाहिए, 90 डेज़ तो होना ही चाहिए। मतलब जब आपका शुरू हुआ, ठीक है, 30 दिन आपका प्री होना चाहिए, एंड मतलब आप हॉस्पिटल के वजह से 30 दिन से आपका कंटिन्यू चलता रहे, और 2-3 महीने तक कंटिन्यू चले, जितना ज़्यादा उतना सही, ठीक है। ये चीज़ का आपका ध्यान रखना। दूसरी चीज़, आपका एक डाउट आ रहा होगा कि अगर आज इंश्योरेंस लेते 10 लाख रुपए का, और 10 लाख का यूज कर लेते हैं हम लोग आज के दिन, ठीक है, और पूरे साल तक फिर वापस बीमार हो जाते, तो क्या 10 लाख नहीं यूज कर पाएंगे? ये क्वेश्चन मेरे मन में आता था और आपके भी आता होगा। इसको बोलते हैं रीइंस्टॉलेशन, ठीक है। तो रीइंस्टॉलेशन का अभी आप बेनिफिट लें, वहाँ पर बोले कि सर जितना भी पैसा यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, आप बोलना कि रीलोडेड है क्या है, रीइंस्टॉलेशन है क्या, या आप बोलना, ठीक है, कि जैसे आपका कोई भी बीमारी हुई और आपने 5-10 लाख का खर्च कर दिया, उसके बाद वापस आप बीमार हो जाते हो 2 महीने बाद, तो फिर आपको खुद से पैसा नहीं देना पड़े, वो लोग वापस आपको दें। इसमें 2 कंडीशंस होती है। ऐसा भी होता है कि कोई बीमारी आपने हो गई और 10 लाख का बिल इसमें बन गया और आपका इंश्योरेंस था 10 लाख रुपए का, अब उसके ऊपर और भी बिल जा रहा है, तो कैसे होगा? तो सिंपल चीज़ है, ऐसा होना चाहिए उसके अंदर कि 10 लाख का जब बिल कंप्लीट हुआ, आपका लिमिट पूरा हो गया, आप चेकआउट ले लो वहाँ से, ठीक है। मतलब इंश्योरेंस वाला की ओर से चेकआउट ले लो कि भाई हॉस्पिटल से हम चेकआउट कर चुके हैं, अगले दिन फिर से आप वहाँ पे वो कर दो, ठीक है, ऐड हो जाओ उसी हॉस्पिटल में, फिर से ज्वाइन कर लो। लेकिन चेकआउट होकर आपको घर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इलाज आपका चलता रहेगा, बस लिखित में वहाँ से चेकआउट हो जाओ और एक दिन का जो भी बिल बने वो आप खुद पे कर दो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपके हॉस्पिटल की इलाज भी चलता रहेगा कंटिन्यू, एंड उसके बाद आप वापस ज्वाइन करोगे ना, वहाँ पे वापस से हॉस्पिटलाइज हो गए, तो उसका पूरा 10 लाख फिर से आपको मिलने चाहिए। वो वाला फीचर्स आप जरूर ऐड करना, इसको ध्यान रखना, नहीं तो वीडियो दिखा देना किसी को, ठीक है। उसके बाद भैया मुझे तो कुछ ना हो, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, तो अगले साल जब आप वापस इसको क्लेम करने जाओ
तो आपको मिलना चाहिए नो क्लेम बोनस, मतलब आपको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए फ़ायदा, डिस्काउंट 50%, 100%, वैसे सब लोग देते हैं 100%, तो 100% वाला ही लें आप लोग, ठीक है। या बाकी चीज़ें एड ऑन है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, 50 वाला भी ले सकते हो, तो 50% मिनिमम होना चाहिए, ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा डिस्काउंट बोनस मिलना चाहिए, ठीक है। बोनस का मतलब ये होता है आपका पैसा कम नहीं लगना है, ठीक है। बोनस का मतलब ये होता है कि आपको 10 लाख का मिल रहा है कवरेज, ठीक है, तो अगले साल आपको 20 लाख का मिलेगा अगर 100% है तो, फिर आपको 30 मिलेगा, 40 मिलेगा, ऐसे शायद 1 करोड़ तक जाके रुकता है, तो पूछना होगा उनको कि भाई कितना क्या है बता दो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फिर आता है क्लेम सेटलमेंट। सबसे बड़ी बात है कि भाई जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या ये बातें वो तुरंत मानने वाले हैं, उनकी हिस्ट्री आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है, कि कोई भी इंश्योरेंस है तो कितना जल्दी क्लेम करते हैं, क्या फास्ट क्लेम होता है नहीं होता है, तो इसका आप लोग ध्यान रखना। एक कॉल से क्लेम हो जाना चाहिए, ठीक है, तो वो आपको हमेशा रखना, टोल फ्री नंबर पर कॉल करती है आपका चीज़ें हो जाना चाहिए वहाँ पर, ठीक है, ये हो जाना चाहिए। अब इसके अलावा टोल फ्री पर 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, इससे अच्छा एक और ऑप्शन आपके पास में है, वो चीज़ भी आप अगर ध्यान रखते हो तो आपके लिए बेस्ट है। अब वो चीज़ क्या है भैया, अब वो चीज़ बड़ी सिंपल सी है, ठीक है, कि आप क्या करो ना, वहाँ पे ऑप्शन आता है कि पर्सनल मैनेजर आपको मिलता है। कल के बाद कुछ दिक्कत होगी, मान लो मैं अपनी फैमिली में बहुत होशियार हूँ, मेरे से होशियार कोई नहीं घर में, ठीक है, ऐसा है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ऐसे बात नहीं है लेकिन ऐसा है, तो फिर क्या होता है कि अगर मुझे ही कुछ हो गया तो कहाँ मैं फ़ोन करूँगा, मेरे घर वाले कहाँ कॉल करेंगे, उनको कहाँ पता कि क्या कुछ करना है, ठीक है। तो उस समय अगर वो किसी को फ़ोन करते हैं मैनेजर को, और कोई आदमी 30 मिनट 40 मिनट में आपके हॉस्पिटल में आ जाता है और जो क्लेम करने की सारी प्रोसेस वो खुद करवाता है, तो कितना बढ़िया हो जाएगा बताइए। मतलब जैसे आप बीमार हुए, आपको कुछ दिक्कत हुई, आप हॉस्पिटल पहुंचो, तब तक वहाँ पे आपके इंश्योरेंस वाले खड़े हो, खुद से फिजिकल आदमी खड़ा हो जो आपके सारी प्रोसेस करा रहा है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो उनको जरूर पूछना कि क्या ऐसा ऑप्शन दे रहे हो आप कि 30 मिनट में आदमी खुद आपका हमें मिल जाए, नहीं है तो फिर बहुत सारे इंश्योरेंस ऐसे हैं जो मिलते हैं, उसी से लेना, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान रखना, ठीक है, अब कुछ कुछ ऐसे होते हैं सर जिसमें डेंटल वगैरह जो है, डेंटल का हो गया, कॉस्मेटिक का हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती है, इंक्लूड नहीं होती है उसके अंदर, ठीक है। तो वह पूछ लेना कि क्या इंक्लूड है या नहीं है, अगर कुछ पैसा लग के एड ऑन हो रहा है तो वो भी आप एड ऑन करा लो, तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि भाई एक बार डेंटल के लिए जाओगे तो भी 4-5 हज़ार का खर्चा ऐसे हो जाता है, आपको पता है चीज़ें, ठीक है। तो कॉस्मेटिक का हो गया, आपका हेयर का कुछ हो गया, तो वो चीज़ें तो चाहो तो आप उसको एड ऑन कर सकते हो, बाकी इतना जरूरी नहीं है। लेकिन वो रीड जरूर कर लेना कि क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं है, वो जरूर रीड करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आपकी वाइफ है, उनका डिलीवरी हो जाता है, प्रेगनेंसी है, तो उसके लिए भी आप देखना कि क्या वो कवर अप है नहीं है, वो भी आप अपने हिसाब से ऐड ऑन करा सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात है वो ध्यान रखना, मेन चीज़ वो है लाइफ टाइम रिन्यूएबल है कि नहीं है, ठीक है। कुछ साल हुआ उसके बाद कंपनी बंद होगी तो फिर क्या होने वाला है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन ये भी देखना कि ये पोर्टेबल है कि नहीं है, आज आप इस कंपनी में हो, क्या अगले साल आप दूसरे में जा सकते हो क्या, वो भी आपको नोटिस करना है। लेकिन ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक ही कंपनी रखो, सबसे बेस्ट है, हमेशा चेंज मत करो, ठीक है। और उसके बाद लास्ट चीज़ आती है आप लोगों के लिए कि कितना इसके अंदर, मान लो आपका प्लान खत्म हो गया, ठीक है, अब कितने दिन तक आप रिन्यू कर सकते हो, मतलब एक्सपायर होने के बाद कितना टाइम है आपको रिन्यू करने का। वो अगर 2-3 महीने का है तो बहुत अच्छा, 6 महीने का होता है बहुत, देखो 1 महीने का तो मिनिमम होना ही चाहिए, कि कल भी आपके पास पैसा नहीं होता, आप 1 महीने बाद कैसे अरेंज करके भी एक बार अपना इंश्योरेंस रिन्यू करा दो, ताकि आपका इलाज फ्री रहे। नहीं क्या होता है ना, कुछ बीमारी 2 साल बाद कवर होती है और अब 1.5 साल हो गए, आपका इंश्योरेंस खत्म होने वाला, दूसरे साल आपने रिन्यू करने गए, आपके पास पैसा नहीं था, प्लान एक्सपायर हो गया, फिर वापस 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा उस बीमारी के लिए। फिर टैक्स बेनिफिट पूछना है कि नहीं है, हो तो अच्छी बात है टैक्स बेनिफिट, ठीक है। तो ये है सेक्शन 80D के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता नहीं मिलता, उनको पूछ लेना, ठीक है। फिर आप कंपेयर कर देना प्रीमियम एंड बेनिफिट, ठीक है, और फिर आप उसके बाद फाइनली अपना ले सकते हो। लेकिन एक चीज़, ठीक है, ट्रस्टेड ब्रांड से ही आप चीज़ ले ताकि सही रहेगा, जैसे HDFC वगैरह बहुत चीज़ें हैं। अगर आपको इंश्योरेंस के बारे में डिटेल चाहिए, अगर हमसे इंश्योरेंस करवाना है तो मैं खुद भी ये काम करता हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, हमारी टीम आपकी कंडीशंस के हिसाब से बेस्ट चीज़ आपको देगी, ये सारे फीचर्स ऐड करने के बाद में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और आज के बाद आपको किसी को नहीं पूछना कि कौन सा इंश्योरेंस बेस्ट है, क्योंकि सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। अगर आप इस वीडियो के यहाँ तो देख रहे हो 2026 कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद।